बताना मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट, सियासी भी होंगे, कानूनी भी होंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट में आज लगी है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत, जो कि अब कल तक चली गई है। और आज सिर्फ इतना हुआ है कि इस 26 अमेंडमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। अब कल ये डिसाइड होगा कि इस केस को सुनने के लिए यही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रहेगा या फुल कोर्ट तश्कील दी जाएगी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुतालबा तो ऑब्वियस है, और अगर फुल कोर्ट बन जाता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा। सो आज प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 26 अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं फुल कोर्ट में सुनी जाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही इसके लिए काफ़ी है, और अब मुस्तकबिल क्या है 26वीं आईनी तरमीम के तहत इस सिस्टम का और दीगर सियासी मामलात का। इसके अलावा इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस में बड़ी तेज़ी के साथ पेशरफ जारी है। और वो जो कहते हैं ना कि जी एक फरीक मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुद्दई सुस्त और जो दीगर फरीक हैं वो चुस्त हैं। ख़ासतौर पर पीटीआई ख़ुद से ही क्लेम किए जा रही है। आज वकला ने क्लेम किया कि जी अगले 2-3 दिन में इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी। तो हम सहाफ़ी अगर अदालती कार्रवाई की बुनियाद पर इस किस्म की बात करें तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करम फरमा हैं जो इल्ज़ामात आयद कर देते हैं। लेकिन अगर ख़ुद कहें कि अदालती कार्रवाई के तहत लगता यह है कि सज़ा होने वाली है, तो जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। लेकिन क्या इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में वाकई सज़ा होने वाली है? इसके साथ साथ 9 मई GHQ हमला केस, उसका जेल ट्रायल जो है वो भी शुरू हो चुका है, जहाँ पे आज इमरान खान ने पेश होने से इनकार कर दिया। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर इमरान खान एंड ऑल्सो व्हाट नेक्स्ट फॉर द पार्टी ऑफ इमरान खान, क्योंकि कल जो अपोजिशन लीडर्स नामजद किए हैं पीटीआई के बाहर से, एलियंस ही हैं। महमूद खान अचकज़ई पीटीआई का हिस्सा तो नहीं है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी पीटीआई का हिस्सा नहीं, अपनी अलग एक ज़बरदस्त शनाख्त रखते हैं। सो क्या वजह है कि पीटीआई को अपने ही लोगों पर एतमाद नहीं है या अपने ही लोगों में कॉम्पिटेंस नहीं है? ख़ुद पीटीआई के अंदर इस बारे में बड़ी रिफ्ट क्रिएट है कि जी पीटीआई के बाहर से क्यों बिल बना दिए गए अपोजिशन लीडर्स। और रिफ्ट तो खैर पीटीआई में और भी हैं, और रिफ्ट्स तो खैर अब PMLN और पीपल्स पार्टी के हुकूमती इत्तेहाद में भी हैं, जहाँ पे पीपल्स पार्टी को ऑफ़र कर दी पीटीआई ने एक अदम एतमाद ले आते हैं। अभी तक पीपल्स पार्टी इस पर संजीदा नहीं है, लेकिन पीटीआई वही कह रही है कि अगर आप संजीदा हैं तो आइए मिलकर शहबाज हुकूमत को गिरा देते हैं। कल भी हमने ये सवाल उठाया था, आज फिर सवाल का जवाब लेंगे कि क्या मरियम नवाज़ ने अपने चचा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज के लिए सियासी मसला खड़ा कर दिया है, या यहाँ से कोई सिल्वर लाइनिंग है फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? क्या PMLN कोई सिंपल मेजॉरिटी की तरफ जाना चाहती है कि उसको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत ना रहे? और अगर ऐसा हो गया तो फिर सिस्टम का जो एक आउटलुक है वो क्या बनेगा? इन सारे मामलात और मुद्दात पे आज सवाल जवाब करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन कोर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सियासी और कानूनी टीम दोनों का हिस्सा है। इनकी आज कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन भी थी यही सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, कानून और इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। तो दोनों माशाल्लाह पॉलिटिशियंस भी हैं एंड लीगल ईगल्स भी हैं। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपकी ये पिटीशन थी आज, सो कल फुल कोर्ट बननी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पे आपको एतमाद, बेंच पे आपको एतमाद तो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ये फुल कोर्ट बनना चाहिए इसके ऊपर, कि मैटर इतना इशू जो है इम्पोर्टेंट है। एंड सेकेंडली ये तो जो बेंच है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये तो बेनिफिशरी है ना इस 26वीं तरमीम का, तो इसलिए दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैटर सर मेरे ख्याल में। तो फुल कोर्ट भी कहीं ना कहीं बेनिफिशरी तो होगी ना सर? नहीं, फुल कोर्ट इसके तो बेनिफिशरी नहीं है, 26 अमेंडमेंट के तो नहीं होंगे ना बेनिफिशरी। क्वेश्चन तो ये है कि ये सर मैंने कहा ना कि पार्शियली या कहीं ना कहीं तो बेनिफिशरी होंगे ना, लेकिन वो उसमें ये भी लोग आएंगे ना। उस फुल कोर्ट का मतलब है कि तमाम ऑल जजेस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट दे विल बी, लेकिन उसमें जाहिर है वही भी तो शामिल होंगे ना सर जो 26वीं तरमीम के बाद आए हैं। सारे आएंगे ना जी, सारे बैठेंगे उसके अंदर। तो फुल कोर्ट जो है उसको सुनेगा तो उसमें ये, क्योंकि मैटर बहुत अहम है। ये तरमीम जो है ये इट हिट्स वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि
जो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे अहम चीज़ जो है वो डिस्टिंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जुडिशरी जो है वो उसकी इंडिपेंडेंट हैसियत है बिल्कुल। और आर्टिकल 172(3) में भी ऐसा ही था कि इसको सेपरेट में अलग से रखा जाए। तो ये इशू हैं जो सामने आएंगे और लेट्स सी के कल ये क्या फैसला करते हैं। अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग फुल कोर्ट नहीं बनता तो भी आप चलेंगे तो इसी सिस्टम के साथ ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होने पे लाइव स्ट्रीमिंग तो कम से कम हो गई ना। हैज टू बी आर्ग्यूड, इट हैज टू बी। ठीक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी, अभी 26वीं तरमीम जिसके बारे में पीटीआई का इल्ज़ाम है कि आप उसके बराह रास्त सियासी बेनिफिशरी हैं, अब लाइव स्ट्रीमिंग की तो आज इजाज़त हो गई है, सो हाउ डू यू सी दिस, नंबर 1। नंबर 2, कल फुल कोर्ट बैठना चाहिए या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज सफिशिएंट एंड इनफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया खरीदा साहबा। बात यह है कि आज जो हियरिंग हुई है उसमें प्रिलिमिनरी जो ऑब्जेक्शंस थे या जो इश्यूज थे उनको स्ट्रेटन आउट किया गया है। इनका ये इनकी इस्तदा थी और ये कहते थे कि जी ये फुल कोर्ट सुने। अब लाइव स्ट्रीमिंग का भी तमाम तर मामला मैं समझता हूँ अच्छी बात है, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए ये चीजें कि फुल कोर्ट बैठे या फिर आईनी बेंच बैठे। मेरे ख्याल से इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को जो है वो खुद आंसर करेंगे और वो पहले ये जो एतराजात हैं, जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस हैं, इनको देखेंगे। इन पिटिशंस की मेंटेनेबिलिटी को देखा जाएगा कि आया कि ये पिटिशंस मेंटेनेबल भी हैं या नहीं हैं। उसके बाद जो है तमाम तर मामला जो मेरिट्स ऑफ द केस है उस पर चलेगा। बात यह है कि क्या आईने पाकिस्तान इजाजत नहीं देता आईनी तरमीम करने की पार्लियामान को, क्या ये पार्लियामान का इस्तेकाक नहीं है, क्या आर्टिकल 239 जो है वो बार नहीं करता कि एनी ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो चैलेंज नहीं हो सकती। तो बात यह कि आईनी ढांचे से और जो बेसिक आईनी ढांचा उससे तो कोई तसादम नहीं है। ये मुझे बताएं कि दुनिया पूरी में, मैं आपसे बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात, ये मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस का भी पर्सपेक्टिव है वो भी शेयर करता हूं। अमेरिका की बात हुई आज ही, बल्कि डेनिश सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तानी निजाद वो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ डेनमार्क में होते हैं, उन्होंने भी कहा कि जी बिल्कुल हमारा भी इसी तरह सिस्टम है और वोटिंग होती है और बिल्कुल इसी हवाले से होता है तमाम तर मामला जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसकी ट्रांसपेरेंसी को आप इंश्योर करते हैं। आप कुछ जज साहिबान जो कि बड़े अरसे से 2010 के बाद से तमाम तर मामला चल रहा था, कुछ जज साहिबान ने, इज्जत माब जज साहिबान ने माजत के साथ स्पेसिफिक चेंबर्स, और अहमद अवैध साहब तो खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, ये खुद बेहतर समझते हैं कि वाकईतन बाकी बेचारा जो एक प्रैक्टिस आम आदमी है जिसकी कोई पहुंच नहीं है उस आम वकील की, या उसका कोई चेंबर जो है वो कोई नामवर चेंबर नहीं है, तो फिर उसका तो नंबर नहीं लग सकता, उसका नंबर तो या नाम तो नहीं आ सकता उन लिस्टों में जो एलिवेशन की लिस्टें तैयार की जाती थी। अब कम अज कम मैं समझता हूं कि जो वर्किंग लॉयर्स हैं जो शायद उन बड़े बड़े नामवर चेंबर्स में काम नहीं करते, उनकी भी रिकग्निशन है और वो भी बेंच पे आ चुके हैं। तो ये अच्छी बात है। एक कम अज कम आपको एक क्वालिटी के तनाजुर से भी ये तमाम तर मामला देखना चाहिए और सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना कि जो है स्पेसिफिक चेंबर से आप वकीलों को, अपने जूनियर्स को जो है जज लगाएं और फिर उसी तरह आप कहें कि जी ये ग्रेड गेम्स जो आपकी चल रही हैं ये इसी तरह चलती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि बिल्कुल इसकी लाइव जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल होगी। पहले इन सवालों पे जवाब आना चाहिए कि फुल कोर्ट बैठना चाहिए या नहीं, और उसके बाद फिर इसकी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो और फिर ये मामला आगे जाए तो ज्यादा बेहतर है। और अगर फुल कोर्ट बैठता है तो पीएमएलएन को एतराज तो कोई नहीं होगा ना इस पे? देखिए, मैं नहीं समझता, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है और ये जजेस ने डिसाइड करना है। हाँ। देखिए, जो इल्जाम लगाए जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में वो जजेस हैं शायद वो हुकूमत को बहुत फेवर करते हैं। भैया, हुकूमत को किधर फेवर करते हैं? ये बताएं ना कि क्या मिलिट्री ट्रायल जो केस था उसमें क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि जी जाएं आप कानून साजी करें इतने दिनों में और एक इंडिपेंडेंट राइट ऑफ अपील दें? इस तरह के कई और केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है हुकूमत के खिलाफ भी फैसले देती है। हम तो फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, इसके पाबंद हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि हुकूमत के फेवर में दें। जो कानून और आइन में पोजीशन है उसी को सामने रखते हुए, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए आप फैसला दें। हाँ, पेटेंटली इलीगल फैसला या अनलॉफुल या विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी जो है या जो एक इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन है वो नहीं होनी चाहिए। जो आइन और कानून में दर्ज है उस हिसाब से आप बिल्कुल करें।
राइट अहमद अवैस साहब, अगर ये 26 अमेंडमेंट के खिलाफ है, वो तार्किकली स्पीकिंग दो सिनेरियोज हो सकते हैं ना, कि या तो आपकी एक्सेप्ट हो जाए पिटीशन, उस पर फिर कार्रवाई भी हो जाए, या रिजेक्ट हो जाए। तो अगर ये सेट असाइड हो जाती हैं आपकी पिटीशंस, तो कोई मसला तो नहीं होगा ना आपको? इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के तहत अगर ये नहीं सुनी जाती हैं आपकी, सुनवाई नहीं होती, 26वीं तरमीम दुरुस्त करार पाती है, तो फिर देन व्हाट? देखिए सवाल ये है कि इट ग्लेरिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट इसके अंदर हुए हैं, जो इस 26वीं तरमीम जिस तरीके से लाई गई है, एक रात में विदाउट एनी डिस्कशन, कोई ओपन डिबेट नहीं हुई है, पूरा हाउस जो था, पीटीआई वाले दे हैव बीन पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस थ्रू मौलाना फजलुर रहमान, दे हैव बीन डिनाइंग इट। देखिए उस वक्त पे सर, डिनाई बेशक डिनाई करते रहे बाद में, लेकिन नहीं बाद में क्यों करते रहे, उस रात वक्त के पे डिनाई अंधेरे किया में इसको। दिन की रोशनी में सबने देखा कि बार बार मुलाकातें हुई मौलाना फजलुर रहमान के साथ। तो होती नहीं, उसके ऊपर वो एक जो है हाउस से बाहर इनकी मीटिंग्स तो होती नहीं, वो तो इसी बात के ऊपर होती नहीं कि जो आपस में मौलाना के साथ जब बातचीत हुई है। लेकिन जो फैक्ट ऑफ द डे आप देखिए कि 26वीं तरमीम एक इतनी बड़ी तरमीम कि जिसके अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक हुलिया बिगड़ा हुआ है, बदल दिया, और उसमें आपका हाउस मुकम्मल नहीं है, आपकी सेनेट के जो है वो एक सूबे की जो है सेनेट की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है पूरी, और आप कर रहे हैं, और जबकि इट्स अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, 4 सूबों ने मिलकर ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, और चारों सूबों में से एक सूबे की रिप्रेजेंटेशन नहीं, और आप इतनी उजलत के अंदर इतनी तेजी में घंटों के अंदर उसको पास करके और सामने लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद जो कॉर्नर स्टोन है पाकिस्तान की, आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2A को देखें, जो कि बेस करता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इतना वाज़ेह तरीके के साथ उसमें मेंशन किया गया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये इसका बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो दैट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज इस तरीके से कि आप एक एग्जेक्टिव के डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द एग्जेक्टिव जो है आपने पूरी जुडिशरी को लाके रख दिया कि आपके उसके जब मेंबरशिप जो है जो जुडिशल कमीशन बनाया है आपने, उस जुडिशल कमीशन के अंदर जो है आउटराइट मेजॉरिटी जो है वो एग्जेक्टिव की है। तो जिसको वो कहेंगे कि ये जज बन जाए वो जज बन जाएगा, जिसको कहेंगे कि इसको निकाल दो वो निकल जाएगा, और जिसको चीफ जस्टिस बनाना चाहेंगे वो बन जाएगा। तो जब जुडिशरी की ये कैफियत होगी तो वो उसकी इंडिपेंडेंस कहाँ पे रह गई? तो फिर तो आप फिर डेस्पोटिज्म है। अगर इफ देयर इज नो इंडिपेंडेंट जुडिशरी देन रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट तो एरोड हो गया। सर ये ऐसी डिबेट है व्हिच कैन गो राउंड एंड राउंड एंड व्हिच कैन गो फॉर राउंड्स एंड राउंड्स। सामने है, नजर आ रही है हमें जो उसके, ये इससे देखना तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अ डॉक्यूमेंट जो कि वर्केबल होगा, नॉट ओनली फॉर दिस गवर्नमेंट, इस पे बरस शकील साहब से भी वर्केबल फॉर द रेस्ट ऑफ द, इस पे ज़ाहिर बरस शकील भी अपना व्यू पॉइंट देना चाहेंगे, लेकिन आई हैव टू फर्दर द डिबेट और इसको जरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट की तरफ लाने के लिए बरस शकील साहब शिकायत लगाई है सदर जरदारी साहब ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के जरिए, किसको लगाई है शिकायत? और आप इस पे हंस रहे हैं, शिकायत लगाई है, वैसे मुलाकात की है, वरना सदर साहब वज़ीर आज़म से डायरेक्टली बात भी कर सकते थे, वज़ीर आज़म के किसी नुमाइंदे से बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, मोहसिन नकवी से बात करना उन्हें ज़्यादा मुनासिब समझा। तो व्हाट्स लेटेस्ट बिटवीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी, बैरिस्टर शकील साहब? देखिए मामला तो उसी तरह ही है, और आई थिंक स्टेटस को है इस तमाम तर सिचुएशन पे, और बिल्कुल सदर मुमलिकत ने बिल्कुल मुलाकात की है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। शिकायत लगाई है ना? कर सकते हैं, वजीर आजम मुल्क में मौजूद नहीं है। नहीं, वजीर आजम मुल्क में मौजूद नहीं है, आपको पता है वो मलेशिया के एक जबरदस्त दौरे पे हैं, वहाँ पे अब हलाल मीट भी, चावलों के बाद हलाल मीट भी जो है पाकिस्तान से जाएगी, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तो जो है इकोनॉमिक फ्रंट पे आप देखें तो कामयाबियां अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की जात जो है पाकिस्तान को कामयाबियों से नवाज रही है, तो ये अच्छी बात है। और वहाँ पे जो है एक बड़ी अच्छी एंगेजमेंट, और वहाँ पे बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ तमाम तर मामला कि एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ाना है, हम अपने कल्चरल टाइज किस तरह इकट्ठे और मजबूत से मजबूत तर करें, और दीगर चीजें वहाँ पे काफी चीजें अंडर डिस्कशन आई। तो वजीर आजम तो आज गालबन रात को वापस आ जाएंगे, या कल वो सुबह पहुंच जाएंगे और रिज्यूम करेंगे अपनी नॉर्मल जो उनकी ड्यूटीज हैं यहाँ पे। मैं समझता हूँ इस तमाम तर मामले पे जाहिर बात है कि पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसको अब बैठना चाहिए, क्योंकि मामला जो है वो स्टेटस को हैं। दोनों तरफ से जो है मैं समझता हूँ कि बातचीत जो है वो उसी तरह ही चल रही है तमाम तर मामला, और एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। और स्पेसिफिकली
मैं ये समझता हूँ कि तो यहाँ तक नौबत आई क्यों? मरियम नवाज साहिबा ने ऐसे बयानात दिए क्यों? क्या मरियम नवाज साहिबा ने अपने चचा की हुकूमत के लिए सियासी मसले पैदा किए, या बाय डिजाइन है, बाय स्कीम है, ये सब कुछ? आप लोग पीपल्स पार्टी को नहीं साथ लेना चाहते, कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी लेना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये तमाम तर चीजें जिनकी तरफ आपने अंदिया दिया या इशारा किया, मैं इस तमाम तर मामले पे ये समझता हूँ, देखें, एक तो वो सूबे की आपने खुद भी देखा, ऑन ग्राउंड जो है 8 से 10 वज़रा जो है वो राउंड द क्लॉक वहां पे रहे, सीएम की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। सीएम ने ओवर एंड अबव जाके, मतलब वो खुद भी गई, सैलाब ज़दगान से खुद भी मिली, उनकी जो मुआवनत हो सकती थी। बाकी सूबों में आप देखें ना, मुझे बताएं कि क्या ऐसा कोई मंजर आपको नजर आया केपी में? क्या ऐसा कोई मंजर किसी और सूबे में नजर आया? अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत थी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस तमाम तर मामले के ऊपर, ये सैलाब के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, और अनसोलिसिटेड एडवाइस। अब देखें, आपसे क्या किसी ने कोई एडवाइस मांगी? वो अपने सूबे 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं। जी, इट्स अनसोलिसिटेड एडवाइस। आई थिंक उनकी अगर कोई बात थी, वो हमें कहते, वफाक में कहते, वजीर आजम को कहते कि आप बिस्प के थ्रू करें, आप बिस्प तो वजीर आजम को ही कह रहे थे ना, मरियम नवाज को तो नहीं कह रहे थे बिलावल भुट्टो, वजीर आजम को ही कह रहे थे, मरियम नवाज को तो नहीं कहा उन्होंने। पीपल्स पार्टी की एट वेरियस लेवल जो लीडरशिप है, उन्होंने हमेशा यही बात की कि बिस्प पे डेटा उठाएं और सैलाब ज़दगान को बिस्प के थ्रू आप जो है दें। इस चीज की क्या गारंटी है कि जो सैलाब से मुतासिर है, क्या वो बिस्प के डेटा बैंक में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? देयर इज नो गारंटी। एंड इन एनी केस, आपको पता है कि बिस्प के ऊपर नो इश्यू अबाउट दिस कि वो एक अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन उसमें भी कुछ बेज़ाब्तियां रिपोर्ट की गई हैं। तो अब सूबे की वजीर आला 18वीं तरमीम के बाद सूबे जब खुद मुख्तार हैं, अगर वो अपने तय, इफ शी वांट्स टू हैव अ ओन वे ऑफ वर्किंग, कि वो अपने तय खुद जो है वो करना चाहती हैं, ओवर एंड अबव जाके अपने रिलीफ कार्ड के थ्रू खुद जो एफर्ट्स कर रही हैं रिलीफ के लिए, वो और उसके साथ साथ वो ज्यादा कॉम्पेंसेशन बिलावल भुट्टो ने ये तो नहीं कहा, बिलावल ने सिर्फ ये नहीं कहा कि पंजाब के सैलाब मुतासरीन को बिस्प के जरिए दें, उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को, उसमें केपी के हों, उसमें एजेके के हों, गिलगित बल्तिस्तान के हों, बाकी एरियाज के, सबकी बात की। तो पंजाब ने बुरा क्यों मनाया? देखिए, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना इसको सियासी टच दे दिया गया, क्योंकि उनकी पार्टी के जितने भी लीडरान एट वेरियस लेवल्स, मैं ये बात करूं पीपल्स पार्टी की तरफ से, और मैं खाली ये चेयरमैन बिलावल की बात नहीं कर रहा, उनकी पार्टी के जो नीचे सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप है, ये थर्ड टियर ऑफ लीडरशिप है, मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज में आके उन्होंने रीइटरेट किया इसकी बार बार इस बात को कि बिस्प के थ्रू पंजाब को करना चाहिए। आप कई स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, मैं ये बिल्कुल बात नहीं कहता कि उन्होंने कहा, और फिर आप जब अनसोलिसिटेड एडवाइस हो फिर आप डिमांड करें, तो मैं समझता हूं ये एक ज्यादती वाली बात है। एब्सटेन करना चाहिए ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन से, और उसके बाद फिर डिमांड करना, माफी मांगी जाए। भाई किस चीज की माफी मांगे वो? काय की माफी वो मांगे, कि किस चीज के ऊपर वो माफी मांगे? उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, वाटर अकॉर्ड के तहत तमाम तर सूबे अपने अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करते हैं, और बिल्कुल एक सूबा दूसरे सूबे का पानी नहीं खा सकता, ना उसको उस जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाटर रिकॉर्ड के तहत ही वाटर शेयरिंग फॉर्मूला है, उसमें हो सकता है। बरसकील साहब एक टर्म बार बार यूज कर रहे हैं, अनसोलिसिटेड एडवाइस, और उसके साथ उन्होंने कहा दिया डिमांड्स भी आपने। एक ब्रेक का वक्त हुआ है जी प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, एक एडवाइस या एक ओपिनियन हम एडवोकेट अहमद अवैस साहब का भी लेते हैं कि वो पीएमएलएन को क्या एडवाइस करेंगे। आई होप कि उनकी एडवाइस को बैरिस्टर साहब अनसोलिसिटेड नहीं कहेंगे, बिकॉज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब एंड एडवोकेट अहमद अवैस साहब। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, आपसे मुझे ओपिनियन चाहिए, और उसमें अगर आप कोई एडवाइस करना चाहें, एडवाइस करना चाहें बैरिस्टर अकील साहब को, तो आई एम श्योर कि वो इसको अनसोलिसिटेड नहीं कहेंगे। लेकिन आपके नज़दीक क्या मरियम नवाज को माफ़ी मांगनी चाहिए? और आप लोगों ने ऑफर कर दिया अदम एतमाद का, इतनी जल्दी आप लोगों ने जंप इन कर लिया। इस नूरा कुश्ती भी कह रहे हैं, फिर अदम एतमाद उसके ऊपर कहा ना कि अगर वो जाएंगे तो वो ऐसी बात की उन्होंने, वो तो मेरे ख्याल में एक ऐसी नॉन सीरियस बात कह दी। एक तो उन्होंने कहा कि अगर आप आज वॉकआउट कर रहे हैं, अगर आप अदम एतमाद लाएंगे तो वील सपोर्ट, तो उस पैरा में बात हुई। देखिए, वो तो एक इट्स पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी एंड पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ऑल्सो। कहते हैं कि एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड।
اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ, یہ ایک نارمل روٹین کی بات ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کولیشن ہوتی ہے نا, تو کولیشن میں آلویز کولیشن پارٹنر جو ہیں دے شوڈ بی مچ مور, دے شوڈ شو ریسپانسبلٹی ان دی یوزنگ آف ورڈس, اور ان کے ساتھ جو ان کا سوشل انٹریکشن ہوتا ہے, ان کے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر, ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر جب ان کی بات چیت ہوتی ہے تو وہاں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اب میرے خیال میں ان کا, اگر آپ وہ اپنے وہ ان کی دیکھی ہوگی, کلپنگ بھی دیکھی ہوگی, کہ مریم نواز اس طریقے سے کہ میرا پیسہ, میرا پنجاب, میرا پانی, کون ہوتا ہے کوئی بات کرنے والا, میں انگلیاں توڑ دوں گی اگر پنجاب کے خلاف سوال بات سنیں, اور میں اس کی انگلی توڑ دوں, اس کا ہاتھ توڑ دوں, اسے فلاں کر. سوال یہ ہے کہ دیکھیے یہ انداز جو ہے نا, یہ بادشاہوں کا انداز ہوتا ہے, یہ ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہے بات کرنے کا. لیکن پی ایم ایل این ساری کی ساری کھڑی ہے مریم نواز کے پیچھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کھڑی ہیں, وہ الگ بات, وہ کھڑے تھے, وہ کون سے الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں جو کھڑے میں, وہ سارے ڈیموکریٹک طریقے سے آئے ہوئے ہیں نا. مریم نواز خود کون سی الیکٹ ہوئی ہے, یہ تو آج کھول کے دیکھ لیں تو پتہ لگ جائے گا آپ کو. سوال یہ ہے کہ یہ فالس ایروگنس جو ہے نا, یہ جس کو کہہ لیجئے کہ یہ ان کی جو اسپیچ تھی اس میں ایک ایروگنس بھی تھی اور ایک فالس ایگو تھی. اچھا, یہ نہیں ہونی چاہیے. بڑا جو ہے مثلا کہ وہ ایک بڑا خوبصورت, ہم کنوکشن اور ہم ڈیڈیکیشن کے ساتھ بات کر رہے تھے. یہ ڈیڈیکیشن کس بات کی ڈیڈیکیشن, میری بات سنیے, میں آپ کو بتاؤں, پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک یوزنگ آف ورڈز کے اوپر بڑا خوبصورت ایک شعر میرے ذہن میں آیا, اگر آپ اجازت دیں تو میں بول دوں. وہ ہے کہ ایک انداز بیاں بات بدل دیتا ہے داغ, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. دا وے یو اسپیکنگ, آپ کا اٹرنس آف ورڈ جو ہے that should be very meaningful, اور اس سے آپ کے معاملات حل ہو جاتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے, مجھے لگتا ہے اسکیم ہو رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس میں اب وہ ان کو اب جو ہے نا وہ ہے نا کہ ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا, اور اب یہ ہے کہ اب اس کو میری ضرورت نہیں رہی. اب وہ صورتحال ہے اس وقت. شعر سن رہے ہیں آپ, آمد ہو رہی ہے ایڈوکیٹ صاحب پہ. وہ صورتحال ہے آج احمد عویس صاحب فل تیاری میں ہیں شعر و شاعری کے ساتھ. جی جی بالکل, آج کانسٹیٹیوشن بینچ کو بھگت کے آئے نا سر. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے نا, اب ان کو کیونکہ ان کی میجورٹی, سمپل میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو سیٹیں بھی ریزرو مل گئی ان کو, بہت ساری ان کے پاس ہو گئی, تو اب ان کو شاید پی ٹی آئی کی وہ ضرورت نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی, پیپل پارٹی کو. اور پیپل پارٹی کو اب انہوں نے اگلے الیکشن کے لیے بھی دیکھنا ہے کہ پروجیکشن جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے عوام کے سامنے کس طرح سے اب اپنے پروجیکشن کر کے اپنے ووٹ بینک کو جو ہے کنسولیڈیٹ کرنا ہے, بڑھانا ہے. تو اس موقع پہ بھی وہ یہ دیکھیں گے کہ جتنا بینیفٹ پیپل پارٹی کو اس کولیشن میں ملا, بینیفٹ تو ملا ان کو بھی. دیکھیں نا, اگر انہوں نے وداؤٹ جوائننگ دی گورنمنٹ فرام دیٹ ایکٹ کہ وہ انہوں نے امپورٹنٹ سیٹس تو, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اب پی ایم ایل این کو سمپل میجورٹی حاصل ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کی ضرورت باقی نہیں رہتی, تو پھر پیپلز پارٹی کہاں جائے گی؟ الٹیمیٹلی یا نیچرلی ہو سکتا ہے وہ اپوزیشن کی طرف آئے, میرے خیال میں ابھی دیکھیں, اور بلاول اپوزیشن لیڈر بن جائے. اگر ایسا ہو تو پھر آپ لوگ کٹ ٹو سائز ہوں گے نا پی ٹی آئی والے. وہ ایسی وہ نوبت نہیں آئے گی. ابھی دیکھیں, آپ دیکھیں نا کہ ابھی زرداری صاحب کا محسن نقوی صاحب کو بلانا, اور محسن نقوی صاحب کے متعلق رانا ثناء اللہ کے جو الفاظ اگر آپ کو یاد ہوں کہ محسن نقوی صاحب اگر چاہیں تو وہ آج انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ تو پرائم منسٹر بھی جب چاہیں بن جائیں گے. تو وہ ایک اتھارٹی کا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ان کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. سر وزیر اعظم نہیں ہے نا ملک میں, ملیشیا کے زبردست دورے پہ گئے ہیں, وہ تو گئے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ وہ محسن نقوی کے, محسن نقوی سے ملاقات کرنے میں آپ کیا, what are you trying to draw out of it? It is being conveyed to the establishment. اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیس, شکایت لگائی جا رہی ہے. شکایت ہوگی, یہ بات انہوں نے شکایت نہ کہیں آپ اسے, مطلب ایک جو سچویشن سامنے آئی ہے وہ ان سے ڈسکس کی ہوگی انہوں نے کہ اس میں it needs interference. سر پولیٹیکلی نیوٹرل ہے نا, وہ پی ایم ایل این کا حصہ بھی نہیں ہے. It needs some interference. اچھا, انٹرفیئرنس تو ڈائریکٹلی جب اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے, تو اب اس موقع کے اوپر اگر وہ ان کو یہ یاد دلا رہے ہیں تو کوئی ایسی میرے خیال چمبا کی بات تو ہے نہیں ان کے نقطہ نظر سے. ہمارے لیے تو الگ, ہم تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں سامنے ہو تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اٹ شوڈ بی کٹ ٹو سائز. لیکن ان کا نقطہ نظر جو ہے کہ جہاں پہ ساری اتھارٹی از بینگ یوزڈ
जो है, और ये स्कोर विनिंग के लिए हम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं। एक सो आप भी समझते हैं perception कि है। पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की ये लड़ाई सिर्फ चंद दिन की है, उसके बाद इसी से तनख्वाह पे काम You करते never know। रहेंगे? ये डिपेंड करता है कि ये जो है ना जो जब तुर्की बतुर्की सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं हाँ। तो वो रिजॉल्व की से ज़्यादा उलझ भी जाते हैं, मामलात जो हैं वो उलझते भी चले जाते सिर्फ हैं। यही नहीं, वो पंजाब ने कह दिया कि जी बिलावल ने साजिश की, गद्दारी की वज़ीर आज़म के साथ पिछली हुकूमत में, तो मैं यहाँ तक आगे बढ़ गए हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये मामलात जो हैं अगर इसको, इसीलिए उन्होंने मेरे ख्याल में जरदारी साहब जो हैं तो बड़े, आपको पता है, बड़े मुदब्बर ज़हीन आदमी हैं जी। तो उन्होंने मोहसिन नकवी को इसलिए बुलाया कि दिस इज़ हाई टाइम जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को इंटरफेयर करके इस मामलात को सुधारना होगा, काम डाउन करना होगा, मेरा ख्याल है। प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यूड है, कुछ मजीद सवालात भी करने हैं। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर अकील साहब, योर टेक ऑन दिस। जरदारी साहब ने क्यों मोहसिन नकवी, और कल मोहसिन नकवी जो है प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे, शिकायत जो है पहुंचाएंगे सदर साहब की। एक तो ये बताइए, दूसरा आप फरमाइए, पंजाब कह रहा है कि बिलावल ने साजिश की, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर भी शहबाज शरीफ थे, उनके खिलाफ गद्दारी की। क्या वाकई बिलावल ने की ऐसी? आप विफाक का जरा जवाब दीजिए। देखिए, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात हुई है या कोई ऐसा कोई मामला है। ये शायद जोश खिताबत में बात कर दी गई हो। हाँ। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी साजिश हुई है, एटलीस्ट नॉट टू माई नॉलेज। इफ एनीथिंग उन्होंने अच्छा काम किया बतौर वजीर खारजा, मैं ये समझता हूँ इस तमाम तर मामले पर। और जहाँ पे आपने कहा कि जरदारी साहब की मुलाकात या सदर साहब की जो मुलाकात है वो मोहसिन नकवी साहब से क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वजीर आजम मुल्क से बाहर हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि वजीर खारजा भी हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं, तो पीछे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही हैं जो बचते हैं। अब ज़ाहिर बात है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से तो ही नहीं बात एहसन इकबाल साहब कहाँ है? मुल्क में नहीं है? किसी और से बात तो नहीं करेंगे। एहसन इकबाल साहब कहाँ है? मुल्क में नहीं है? मेरी नॉलेज में नहीं है कि वो मुल्क में मौजूद मौजूद हैं या नहीं है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब तो कम से कम मुल्क में मौजूद है ना? कल मुलाकात स्पीकर के थ्रू की है उन्होंने। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल मौजूद हैं। वो तो देखे ना, एक ऐसी बात है ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, या फॉरेन मिनिस्टर से बात होती है। देखिए, अब इस मामले के ऊपर मैं कुछ ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा। मैं ये समझता हूं कि क्योंकि दो पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑड हैं तो मीडिएशन, वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी के थ्रू शिकायत लगाई है एस्टैब्लिशमेंट को जरदारी साहब ने वजीर आजम शहबाज की। आई थिंक इट्स मोर सो फॉर मीडिएशन पर्पसेस के वो एक न्यूट्रलिटी रखते हैं दोनों जमातों के बीच में। तो मेरे ख्याल से एक बेहतर मामला है कि मीडिएशन हो और टेम्परेचर्स को नीचे लाया जाए इस तमाम तर मामले के ऊपर। अच्छा, ठीक है। देखिए ना, मोहसिन नकवी साहब की अथॉरिटी का अंदाज़ा तो आप इससे लगा लीजिएगा कि जब वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो इसलिए लगाया गया था कि ही डिड नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। और उसके बाद फरवरी में इलेक्शन हो गए जी, मार्च में सेनेट का इलेक्शन आ गया जी। तो एक आदमी जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता जी, वो उसको सारी बड़ी पार्टी जो हैं अपने कैंडिडेट को ड्रॉप करके उसको वोट डालती हैं, तो कितना ताकतवर आदमी है। तो इसलिए आप समझिए ना हालात को। बैरिस्टर साहब आपको कह रहे हैं, आप समझिए ना हालात को, समझिए ना। मुझे नहीं कह रहे बैरिस्टर मैं समझता हूँ, देखें इन हालात में मीडिएशन जो है उसकी अशद जरूरत है और बिल्कुल ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होनी चाहिए। पीटीआई तो जल्दी पे तेल का काम डाल रही है, अदम एतमाद की ऑफरिंग कर रही है बीच में। तो अगर मैं समझता हूँ वो न्यूट्रल हैं, तो इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको सपोर्ट किया, जो कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से अदम एतमाद का कोई खतरा नहीं है? सक्सेसफुल करेगी। देखिए, अदम एतमाद का क्या मामला, अदम एतमाद के लिए आपको नंबर चाहिए। पहले जो पीटीआई वालों ने ऑफर की है उनको, वो तो पहले पीटीआई अपने गिरबान में झांकी है कि भाई अपने सूबे में जो 12 साल से जहां पे हुकूमत है वहां पे क्या गवर्नेंस के मामलात हैं, वहां पे क्या इश्यूज हैं, और यहाँ पे ये अदम एतमाद लाना चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है। इफ एनीथिंग उन्होंने क्लियर भी कर दिया इस तमाम तर मामले पे। उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना, हम कोई पावर शेयरिंग फार्मूला हमारा पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, आप शहबाज शरीफ के खिलाफ आपकी पार्टी अदम एतमाद की ऑफरिंग कर रही है, लेकिन
इमरान खान को गंडापुर पे अदम एतमाद है, गंडापुर को अलीमा खान पे अदम एतमाद है, अलीमा खान को बुशरा बीबी पे अदम एतमाद है, आपके अपने पार्टी के चेयरमैन को जो बानी है इमरान खान, अपनी पार्टी पे अदम एतमाद है कि अपने ही लोगों को अपोजिशन लीडर्स के लिए नामजद नहीं कर रहे, बाहर से मुस्तार ले रहे हैं, बाहर से उधार ले रहे हैं। महमूद अचकज़ई एंड अलामा राजा नासिर अब्बास बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, लेकिन अपनी पार्टी कहाँ गई, कितने गई? देखिए बात यह है कि एक तो इसमें काफ़ी विशफुल थिंकिंग है कि जी अदम एतमाद फलां को फलां से है, फलां को फलां से है। सर गंडापुर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अलीमा खान जो है एमआई के एजेंट हैं। देखिए अलीमा खान जो है वो पार्टी में उनका कोई ओहदा नहीं है। हाँ। वो उनका इतना ही है कि वो इमरान खान की बहन है। इससे बियॉन्ड उनकी कोई जो पार्टी के अंदर कहें कि उनको कोई स्पेशल कोई अथॉरिटी दी गई है या उनको कोई ओहदा दिया गया है तो वो नहीं है बिल्कुल भी। तो गंडापुर ने इल्जाम लगाया कि एमआई की एजेंट है। मुझे एमआई कह दिया गंडापुर ने। इल्जामात तो बस वो कहने की बात छोड़िए। सवाल ये है कि अब अचकज़ई साहब की आप बात करते हैं तो ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन और उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। लेकिन पीटीआई के अंदर से भी तो एक्सपीरियंस है। नहीं है। असद कैसर एक्सपीरियंस नहीं है सर? असद कैसर जो है वो उनकी कंसल्टेशन से हुआ ये, ऐसे नहीं हुआ हुआ ये उनका जो है ना। सर पार्टी के अंदर बहुत इस वक्त रिजेंटमेंट है कि जी वेट तो करना था फैसलों का, उमर अयूब के हवाले से नहीं मेरे ख्याल या में शिबली फराज के हवाले से। वो देखिए वो अभी मसला जो है वो एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। ये सारा प्लान एक्सपीरियंस्ड हैं ये उनको देखिए जैसे उनको सजाएं दी गई हैं वो ना उनकी देखे ना ये 9 मई के हवाले से तो वो तो एक वो जिसे कहते हैं ना कि इंस्टॉलमेंट में किस्त वाइज जो है वो केस चल रहा है और सजाएं चला वक्त के साथ साथ जहाँ जहाँ जरूरत आती है वो सजाएं सुना के उन लोगों के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। अपनी पार्टी पे इज व्हाट दे आर डूइंग इट। इमरान खान को अदम एतमाद है अपनी पार्टी। नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत भी नहीं कहा, ये जरा बराबर भी नहीं। मैं जब भी मिला उनसे जरा बराबर कभी अदम एतमाद की बात नहीं है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अहमद अवैस साहब। आपके पे आखिरी कमेंट पे बैरिस्टर अकील साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मुस्कुराहट का बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।